हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा आज का वीडियो है टीपू सुल्तान के बारे में। ठीक है, तो इसके पहले हम देख चुके थे कि मैं जो अंग्रेज और मैसूर का युद्ध दूसरा वाला, तो उसमें हैदर अली का 1782 में मृत्यु हो जाता है, तो उसका बेटा बनता है राजा। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। इसके आगे हमारा तृतीय वाला चतुर्थ वाला भी है, मैसूर और अंग्रेजों का युद्ध का। इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। तो देखिए 1782 में जब टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, युद्ध में घायल हो जाते हैं और मानसिक स्थिति भी कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो टीपू सुल्तान शासक बनता है और टीपू सुल्तान अपने पिता के ही तरह दूरदर्शी सोच वाला, राजनीतिक और कूटनीति में एकदम माहिर था। ठीक है, और उससे कई भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़, ये सब भाषाओं का भी उसे ज्ञान था। ठीक, अब देखिए सबसे ज्यादा क्या था कि उसे जाना जाता था अपने पिता के नाम पर ही, लेकिन उसने भी अपना नाम बना लिया था। क्यों? क्योंकि उसकी राजनीति जो कूटनीति थी वह अपने पिता के समकक्ष ही थी, और यह जो प्रशासनिक व्यवस्था उसका था वो और भी सुदृढ़ कर लेता है, अपने पिता से भी आगे थोड़ा सा, इसके लिए भी जाना जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आगे हम लाइन से देखते चलेंगे। तो उसने जैसे अपना कार्यभार संभाला, शासक बना वहां का, तो उसने सबसे पहले उपाधि धारण की बादशाह की। ठीक है, जैसा कि हैदर अली ने कोई उपाधि धारण नहीं किया हुआ था, लेकिन इसने, टीपू सुल्तान ने अपने पिता के विपरीत एक उपाधि ग्रहण करता बादशाह की। ठीक है, और नई प्रयोग करता है, जैसे कि उसने नया कैलेंडर, नया संवत उसने लाया, और माप तौल का भी जो होता है वो लाया उसने, माप तौल का तराजू वाला, ये सब लाया। और अपने नाम की मुद्रा बनवाया, नई मुद्रा अपने नाम से ही उसने बनवाया। और उसने सैन्य संगठन, मतलब कि अपने सैनिकों की सुदृढ़ीकरण या जैसे भी उनको ट्रेनिंग व्रेनिंग, वो पाश्चात्य के जो होते थे पश्चिमी देश, उनके तरीके से किया। ठीक है, और यूरोपीय पद्धति ये सब का इस्तेमाल किया, मतलब कि बंदूक का ये सब। ठीक है, ये सब इस्तेमाल किया, और जो नई नई चीजें थी वो सब उसने किया। अब देखिए उसने फिर 1796 में उसने अंग्रेजों की नौसेना का प्रतिद्वंद, मतलब कि उनके विरुद्ध आक्रमण या उनसे विरुद्ध आगाज करने के लिए, ठीक, उसने अपने सैनिकों को भी नौसेना में तब्दील किया, भर्ती किया नौसेना के थ्रू, और उन्हें ट्रेनिंग दिलवाया। ठीक है, अब इसके लिए इसने जैसे पोत होता है, पोत बनवाया इसने, और 3 जगह बनवाया, मोलिदाबाद, वाजिदाबाद और मंगलोर आदि जगहों पर भी इसने पोत बनवाया, जिसे हम बोलते हैं डॉकयार्ड। ठीक है, पोत का निर्माण घाट जहाँ जहाजें खड़ी रहती हैं, डॉकयार्ड। ठीक है, अब देखिए ये भी बादशाह को उपाधि, और इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए। ठीक है, अब देखिए ये जो था यह फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति उसमें चली थी, जिसमें कि उसमें नागरिकों को ज्यादा महत्व दिया जाता था, सबकी बात सुनी जाती थी, इस सब को वाला क्रांति वहां चला था। हालांकि वो वर्ल्ड हिस्ट्री की बात है, बस यहाँ आप इतना जानिए कि स्वतंत्र वाला जो चीज था वह वहां चल रहा था फ्रांसीसी, क्योंकि देखिए फ्रांसीसी बहुत पहले, हम लोगों से बहुत पहले स्वतंत्र हो चुके थे। ठीक है, तो उसने वहां पर एक फिर प्रभावित होकर इसने, क्योंकि ये फ्रांसीसी इसके बहुत बड़े सहयोगी थे, युद्ध जो जीते इसने, हैदर अली ने, इनके पिता ने, वह फ्रांसीसियों की मदद की वजह से भी जीते, उनका भी हाथ पूरा भरपूर योगदान था फ्रांसीसियों का। ठीक, लेकिन जैसे द्वितीय युद्ध के लास्ट में हुआ, हैदर अली की मृत्यु हो गई, तो फ्रांसीसी और यूरोप में ये लोग में संधि हुआ। ठीक है, तो फिर उसमें फ्रांसीसी का हाथ हटा लेते हैं, ये अभी संधि कर लेते हैं अंग्रेजों से। तो यह फ्रांसीसी में क्रांति जो स्वतंत्रता की चल रही थी, उससे प्रेरित होकर इसने मैसूर की राजधानी पट्टनम में स्वतंत्रता का एक वृक्ष लगाया। ठीक है, स्वतंत्रता का वृक्ष एक लगाया, ये देखिए इंपॉर्टेंट था, समझ लीजिएगा। ठीक है, और एक जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। ये जैकोबिन क्लब फ्रांसीसियों
भी बनाया गया था। ठीक है, जैकोबिन क्लब, ये फ्रांसीसियों में आप की सदस्य खुद से ग्रहण कर सकते थे। ठीक है, तो जैकोबिन सदस्य बनाने के लिए, क्लब में जाने के लिए ये लोग खुद आपके पास आते थे, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, ये खुद जाकर फ्रांसीसियों के क्लब को ज्वाइन कर लिया था। क्योंकि देखिए कि जैसे ही आप किसी के पास जाते हैं तो उसकी मित्रता आपके प्रति और बढ़ जाती है कि इसने खुद हम ज्वाइन किया है, कि फ्रांसीसी और भी साथ इसका दें और इसका सैनिक सुदृढ़ीकरण और बढ़े। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नीति होती है, उसके थ्रू काम करते हैं लोग। और देखिए यहाँ पर इसने फिर अपने आप को नागरिक टीपू बुलाया, अपने आप को नागरिक टीपू कहा, जैसे ही सदस्य ग्रहण किया है जैकोबिन क्लब का। उसके बाद देखिए 1971 बार बार सॉरी मेरे दिमाग में बार बार 19 आ रहा है, 1791 में क्या हुआ कि मराठों की जो घुड़सवारी टुकड़ी थी उसने श्रृंगेरी पर, वहां पर एक मंदिर था, सादर देवी का मंदिर था, वहां पर इसके मराठों ने जो घुड़सवारी उनकी टुकड़ी थी उसने हमला कर दिया। हमला क्या किया? लूटपाट। मराठों का काम था लूटपाट करना, लूटपाट किया, थोड़ा जो भी हुआ। फिर वहां के श्रृंगेरी के जो उस मंदिर के पुरोहित थे उन्होंने टीपू सुल्तान को पत्र लिखा, प्रार्थना पत्र लिखा, और टीपू सुल्तान ने वहां के जो लूटपाट लेकर मूर्ति चले गए थे तो मूर्ति की स्थापना करने के लिए और मंदिर की मरम्मत करने के लिए धन दिया था। ठीक है, यहां तक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रथम शासक ये कैसे कैसे था। देखिए हैदर अली भी प्रथम शासक है जो उसने अंग्रेजों को हराया। भले ही उसने त्रिगुट बनाया था, फ्रांसीसी ये भी उसके साथ थे, लेकिन मेन रोल किसका था? हैदर अली का ही था। ठीक है, इसलिए हैदर अली को ही बोला जाएगा कि प्रथम शासक था जिसने फ्रांसीसियों अंग्रेजों को हराया। तो ऐसे ही इसने भी कुछ ऐसे काम किए कि इसके प्रथम शासक बोला जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान दीजिएगा। प्रथम शासक, इसने ये बोला कि आर्थिक शक्ति ही सैन्य शक्ति है, या आप कह सकते हैं आर्थिक शक्ति ही सैन्य शक्ति को के इक्वल में ला सकती है, या आर्थिक शक्ति से ही हम सैन्य शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसने समझ गया था ब्रिटिशों का। ठीक है, क्योंकि जितने भी ब्रिटिश जो प्रथम द्वितीय वाला जैसे भी युद्ध हुआ, आंग्ल मैसूर युद्ध, यह इसी के बेसिस पे था। ये समझ गए थे, हैदर और टीपू सुल्तान समझ गए थे कि ये लोग जब कब्जा कर लेंगे मैसूर पर, हमारे जो क्षेत्र है ये तो बहुत फला फूला है, तो यहाँ से पैसे लेंगे, टैक्स लेंगे। ठीक है, और अपने सैनिक सुदृढ़ीकरण करेंगे, और जो भी, क्योंकि वहाँ अमेरिका में तो इन लोगों का दाल गली नहीं। ठीक है, तो ये समझ गए थे, इसलिए टीपू सुल्तान बोला कि हमारा आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी तो हमारा सैन्य स्थिति भी मजबूत रहेगी, सैन्य शक्ति भी मजबूत रहेगी। ठीक, अब इसके आगे देखिए, इसने अब इस आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए टीपू सुल्तान ने एक कंपनी बनाया, व्यापारी कंपनी बनाया। ठीक है, उनके समकक्ष ही उनके कि हम भी अपना कंपनी बनाएंगे, हम भी उसमें अपना व्यापार करेंगे। ठीक है, और इसने अपने व्यापार को ये नहीं कि वो मेरा ही सब रहेगा, इसने राजकीय सहायता प्रदान की, और भी जो हमारे क्षेत्र में है जो और भी व्यापार करना चाहते हैं वो भी इससे जुड़ सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, और इसने इसके लिए एजेंट भी हायर किए। एजेंट मतलब कि जैसे कि भारत में लघु कुटीर उद्योग थे, अब घर पर माल बनाइए, ठीक है, और वह लेकर वहां से एजेंट इसके टीपू सुल्तान के वह कोठी में रखेंगे। ठीक है, किले में रखेंगे, और फिर वहां से यह अपना पोर्ट जो होता है, मतलब कि क्या यहाँ हुआ ना, पोर्ट वाला, जल वाला, तो वहां से नाव के थ्रू ये लोग कर देंगे। ठीक है, इसमें इसने बहुत सारे देशों को भी शामिल किया है। ठीक है, देखिए देशी और अंतर्देशी मतलब विदेश के अंदर भी, जैसे दूसरे राज्य के, ये सब भी हो गए। ठीक है, गुमास्तु मैंने यहाँ लिखा है, देखिए इसी गुमास्तु को ही एजेंट बोला जाता है। ठीक है, इसी गुमास्तों को ही एजेंट बोला जाता है। अब देखिए जैसे बहुत सारे मैत्री संबंध थे देशों में, इसने अपने जो समकालीन थे इसके टीपू सुल्तान के विदेशों में राजा, उसको इन्होंने निमंत्रण भेजा या मैत्री संबंध और किया अपने व्यापार को और मजबूत करने के लिए, जिसमें शामिल थे फ्रांस, तुर्की, ईरान, पेगू को बर्मा में बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ ये सब में फ्रांस, तुर्की, ईरान, पेगू में, बर्मा में व्यापारिक दूत भेजा इसने। ठीक है,
यहाँ पर अपना व्यापारी दूध दूध भेजा, क्योंकि ये थोड़ा छोटे छोटे उस टाइम थे। लेकिन थोड़ा जो बड़े व्यापारी थे, जैसे अरब अरब बड़ा व्यापारी थे, अरब के थ्रू और भी उधर भी व्यापार होता रहता था। ठीक है, पश्चात में भी व्यापार वहाँ करते थे, क्योंकि पहले अरबी यहाँ से जाते थे, अरब में करते थे, अरब से उधर ले जाते थे। ठीक है, फिर कुस्तुनतुनिया, काबुल, मॉरिशस, ये भी थोड़ा सा थे इसके समकालीन। तो यहाँ पे इसने अपने दूत मंडल को भेजा, मतलब कि ढेर सारे दूतों को भेजा, एक कि आप अपना वहाँ पे बताइए। ठीक है, ये सब के लिए इसने फिर अपना व्यापारिक संस्था भी खोला था, मतलब कि जहाँ जहाँ इसने पोर्ट बनाया था, पोत निर्माण, वहाँ पे ऑफिस बना दिया था। ठीक है, कि यहाँ से कोई भी आएगा विदेश से, वहाँ जहाँ इसका संस्थाएं बनाया है पोर्ट पे, वहाँ से ही डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपना माल सप्लाई, वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम वहाँ से ही हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा उन लोगों को यहाँ से वहाँ करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बंदरगाह वाले नगर वही थे जहाँ जहाँ वहाँ पर थे। ठीक है, अब युद्ध में देखिए, एक प्रथम युद्ध इसे बोला जाता है। एक चीज़ और है, क्योंकि इसने ये पहला शासक है जिसने रॉकेट का युद्ध में रॉकेट का उपयोग किया था। ठीक, यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा ये था कि इसे प्रथम शासक क्यों बोला जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसके आगे देखिए, इसका जो व्यक्तिगत पर्सनल जो धर्म होता है, ये उसके प्रति बहुत रूढ़िवादी था। ऐसा क्यों बोला जाता है रूढ़िवादी? जैसे कि देखिए, आप किसी एक धर्म के हैं तो आप उस धर्म के व्यक्तियों, जो वो धर्म आप फॉलो करते हैं, उसी के कई ढेर सारे व्यक्ति हैं, ग्रुप है, वहां आप जाएंगे तो आप उसी धर्म के प्रति बात करेंगे। ठीक है, इसको लेकर इसे रूढ़िवादी बोला गया है। ठीक है, व्यक्तिगत जो रिस्क था उसके प्रति रूढ़िवादी था, मतलब कि जो है वही रहे, उसमें जरा सा भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए या कुछ नयापन नहीं आना चाहिए, इसके प्रति रूढ़िवादी था अपने धर्म प्रति। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुगल शासकों की तरह ही है दूसरे वाले भी, जैसे बहुत सारे मुगल शासक हैं, अकबर और जहांगीर, इस लोग को छोड़कर, कि ये लोग दूसरों के प्रति सहिष्णु थे। लेकिन मैक्सिमम बाबर ओबर तो भाई दूसरे धर्म के प्रति सहिष्णु नहीं थे, लेकिन यह अन्य धर्म के प्रति सहिष्णु की नीति इसने अपनाया था। ठीक है, अनुसरण करता था, कि उसको भी फॉलो करता था, कि उनका भी भाई है, अपना फॉलो करते हैं तो उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और इसने जो अपने पिता के समय में जमींदारी व्यवस्था चलती थी उसको हटा दिया, इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था ला दिया। रैयतवाड़ी व्यवस्था होता है कि एक रैयत, मतलब रैयतवाड़ी में एक रैयत होता है, एक गांव का हेड, मुखिया जो भी होता है, वह क्या करता है कि अपने जितने उस गांव के मुखिया के अंदर जितने भी लोग हैं उस गांव के अंदर, अगर वो लोग नहीं दे पाए, जो टैक्स लगा है अपने खेत का, अनाज का, वो नहीं दे पाए तो उसका टैक्स कोई और भरेगा, वो उसका खेत ले लेगा अपना खेती करने के लिए। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था होता है। और कर्म मुक्त भूमि, देखिए जो कर्म मुक्त भूमि होता है, इसका मतलब कि आपको राजा को टैक्स नहीं देना है, कर्म मुक्त भूमि हो गया। उससे कर्म मुक्त भूमि को इनाम कैसे, जैसे कि आप कोई अधिकारी हैं, कर लेते हैं, सामंत हैं, ठीक है, अब किसानों से कर लेते हैं और वो कर लेकर कुछ अपने पास रखते हैं, फिर राजा को दे देते हैं। तो कुछ ऐसी जमीनें होती थी जो कि इन सबको मुफ्त में दी जाती थी, कि आप इस पर खेती करते हैं, आपके इतना जो क्षेत्र है, जमीन है, ये आपका केवल रहेगा, इस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसने उस सारी भूमि को, जो इनाम भूमि थी, इन सबको अपने अधिकार में ले लेता है। कौन? टीपू सुल्तान। अब पालीगरों के पैतृक अधिकार जब्त, ये पालीगरों वही हैं, जो मैंने जी बताया ना, सामान्य जमींदार अधिकारी जो टैक्स लेते हैं वही है। पालीगर उन्हीं लोगों को बोला जाता है जो, जिसमें मैंने बताया अधिकार, जिन लोग का इनाम भूमि पर अधिकार होता था। अब मान लीजिए, अब ऐसा क्या है, क्यों मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पिता एक अधिकारी थे और उन्हें टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने का मिला हुआ था कि आप कितना कलेक्ट कीजिए, लेकिन उसके कलेक्ट करने के थ्रू कोई तनख्वाह तो नहीं था मेरे पिता को, ठीक है, और मेरे पिता को कोई पगार तनख्वाह मिलता नहीं था। तो मेरे पिता को बोला गया कि ये क्षेत्र आपका हो गया, क्षेत्र नहीं, जमीन का क्षेत्र, भूमि का क्षेत्र, जिसमें किसान मैं कर सकता हूँ, खेती करवा सकता हूँ, कर सकता हूँ, इस पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। और जो भी मैं रेवेन्यू कलेक्ट करूंगा, ठीक है, और टैक्स कलेक्ट करूंगा लोगों से, वह उसका भी कुछ भाग में रखकर, सामंत अधिकारी जो कुछ रखकर और दे दूंगा। देखिए, अधिकारी है तो वो तो देगा ही नहीं, लेकिन अधिकार करने का मतलब कि आपको अधिकार, सामंत को अधिकार प्राप्त होता है इतने एरिया का टैक्स लेने का, ठीक है। तो ये मान लीजिए मेरे पिता का देहांत हो गया और फिर मैं उस जमीन को मैं ही हूँ, हालांकि मुझे अधिकार प्राप्त नहीं है टैक्स लेने का,
ठीक है। लेकिन वह इस क्षेत्र जो भूमि मेरे पिता को मिली थी फ्री का इनाम भूमि, वह मेरे पास ही है। तो वह जो था वह अधिकार समाप्त हो गया, टिपू सुल्तान समाप्त कर दिया कि भाई आपके पिता थे, आप नहीं थे, हर जगह यहाँ पर, ठीक है, ऐसा कुछ। अब देखिए उसके बाद वो जब्त कर लेता है उस भूमि को। फिर उसके देखो टीपू सुल्तान को सीधा साधा दैत्य बोला जाता था, क्योंकि पर्सनालिटी उसकी ऐसी थी सीधा साधा का, लेकिन उसका जो मतलब कि बोला जाता था कि जो युद्ध करने की कैपेबिलिटी या फिर जो उसका डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये सब लेके उसे दैत्य ये सब भी बोला जाता है। शेरे मैसूर, ठीक है, शेरे मैसूर भी उसे बोला जाता है, शेर का सबसे क्या बोलते हैं खूंखार, ऐसा भी कुछ, ठीक है। अब हम मिलते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। यहाँ तो किसी को दिक्कत और इम्पोर्टेंट ही पॉइंट लिखा गया है, ठीक है। अब थोड़ा इसमें मैंने कहानी के थ्रू थोड़ा सा कनेक्ट बनाया कि आपको एक लाइन से आपको समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।